मॉर्निंग दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइएगा। किया जाए, स्टार्ट किया जाए, फटाफट जुड़िएगा। हम लास्ट क्लास में मिट्टी का टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों, और मिट्टी के टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था मिट्टी की परिभाषा हम देख चुके थे, ठीक है ना भाई। आज हम बात करना चाहेंगे उससे थोड़ा सा और आगे, और हम देखना चाहेंगे दोस्तों, अगर मिट्टी को लेकर हम बात करते हैं तो इसका वर्गीकरण हम करते हैं और मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कणों की संरचना या आकार के आधार पर। दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, कणों की संरचना व उसके आकार पर हम बात करना चाहें तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है। सभी जुड़ जाइएगा फटाफट। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि कणों के आधार पर, ये संरचना के आधार पर मुख्यतः मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बारीक कणों वाली मिट्टी, दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं मध्यम कणों वाली मिट्टी, तीसरे नंबर पर मोटे कणों वाली मिट्टी। तो ये 3 प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो कणों के साइज के आधार पर हम मिट्टी को कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो आपके बारीक कणों वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बारीक कणों वाली, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा मध्यम कण, और इससे भी ज्यादा बड़ा होगा तो मोटे। क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि जिससे आपको लर्न रहे, याद रहे कि बारीक कणों के बारे में बात करते तो क्वेश्चन आता है कि मिट्टी का सबसे जो बारीक कण होता है, अत्यंत बारीक कण जो होता है, उसे आपके कहा जाता है क्ले, या इसी को हिंदी में कहा जाता है चीका। क्ले या क्या कहा जाता है, चीका। और चीका प्रधान मिट्टी आपके चिकनी मिट्टी के रूप में या आपके कह दी जाती है काली मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं मिट्टी के बारे में, हाँ बिल्कुल काली मिट्टी आपका आंसर आया। तो आप कह सकते हैं कि आपके बारीक कणों की मिट्टी की जब बात आती है तो आपको कैसी मिट्टी पढ़ने को मिलती है, काली मिट्टी के रूप में पढ़ने को मिलती है। अगर मध्यम कणों की बात करते हो, मध्यम अगर हम बात करते हैं मध्यम कणों को लेकर, तो मध्यम कणों की जो मिट्टी होगी वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है ना, जिसे आप दोस्तों क्या कहते हैं, जलोढ़। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वह आपके कैसे कणों की देखने को मिलती है, मध्यम कणों की मिट्टी देखने को मिलती है। मोटे कणों की बात करते हो तो आपके जो रेतीली मिट्टी मिलती है, जो बालू मिट्टी मिलती है ना, वो आपके कैसी मिट्टी बताई जाती है, आपके मोटे कणों की मिट्टी बताई जाती है। आप देखिएगा जैसे जैसे कण का साइज छोटा होता जाएगा ना, वैसे वैसे एक कण का दूसरे कण के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है और एक दूसरे से संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ होता है। आप देखिएगा इस रेतीली मिट्टी को उठाना, मोटे कण है ना, तो आकर्षण कम है,
तो आप जैसे उठाएंगे और उसको डालेंगे ना, तो एक एक दाना, एक एक कण अलग होगा, एक एक कण गिरता जाएगा। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। और जैसे आप जलोढ़ मिट्टी उठाएंगे तो थोड़े थोड़े इकट्ठे रूप में कण गिरेंगे, जबकि आप काली मिट्टी को उठा लीजिएगा, लटक जाएगी वो ऐसे, लेकिन गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कण है ना, उन कणों का दूसरे कणों के प्रति आकर्षण अत्यधिक है, इसलिए वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था एक वर्गीकरण। दूसरे नंबर पर दोस्तों अपन चलते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण हम देखते हैं उसको देखिएगा। इसके वर्गीकरण का आधार होता है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर, कि रंग के आधार पर वर्गीकरण। और रंग के आधार पर वर्गीकरण को लेकर आप बात करते हो तो आप कह सकते हो मिट्टी के मुख्यतः 4 रंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नाम बताता हूं, नाम सुनिएगा। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, और दोस्तों अंत में आती है आपके भूरी मिट्टी। ये 4 कलर की आपको मिट्टी देखने को मिलती है। देखिएगा, जैसे हमने बात कर ली, सपोज कर लीजिएगा जैसे आप देखिएगा, ये वाली जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी है आपके काली मिट्टी। कुछ समय के लिए मान लेना ये एरिया है, इस एरिया में कैसी मिट्टी मिल रही है, काली मिट्टी। ठीक है। और एक दूसरा कोई स्थान है, दूसरा कोई क्षेत्र है, यहां पर आपको मिल रही है लाल मिट्टी। ठीक है भाई। और हमने पाया ये वाला। तो ये वाली तो हो गई आपके कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और ये हो गई दोस्तों कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। कि अगर हम बात करना चाहें कि ये वाली जो मिट्टी है ये तो लाल मिट्टी है, ये वाली काली मिट्टी है, लेकिन इन दोनों स्थानों के जब बीच में जाएंगे ना आप, तो बीच में जाने पर आपको पता चलेगा कुछ कण तो आपको लाल के देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ कण तो आपको कैसे मिलेंगे, लाल के मिलेंगे। और अगर आप बात करते हो कुछ कण आपको कैसे मिलेंगे, अर्थात कह सकते हैं मिक्स कलर आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के कलर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है तीसरे नंबर पर कि साहब ये दोनों जो है ये आपके, अगर हम बात कर लेते हैं इसका कलर कैसा होगा, तो इस कलर की बात आ जाती है तो आप कह सकते हैं यह आपके कैसी मिट्टी है, यह मिक्स है, अर्थात कैसी मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है। क्लियर? और मिश्रित भी कैसी है, काली लाल। समझ में आया दोस्तों? तो आपके मेन कलर तो ये दो हो गए, लेकिन दोनों के मिश्रण से जहां पर दोनों के कण आपस में मिलेंगे वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपके 2 कलर की मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है? इस प्रकार हम बात करना चाहें, हाँ ब्लैक बैकग्राउंड कर दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ठीक है? ठीक है ना भाई? तो ये समझ में आया ना? इस प्रकार हम बात करना चाहें, अगर हम बात करना चाहते हैं तो आप देखिएगा, हमने देखना चाहा इन मिट्टियों के मिश्रण से, चारों मिट्टियों के मिश्रण से किस किस रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। तो आप देखिएगा, अगर हमने बात करना चाहिए तो आपके काली लाल, काली पीली, काली भूरी, लाल पीली
और दोस्तों पीली भूरी, लाल भूरी, और अंत में आ जाएगा आपके पीली भूरी। दोस्तों पूरे विश्व में घूम लीजिएगा, इन 10 रंग के अलावा आपको और कोई रंग देखने को नहीं मिलेगा। पूरे संसार की बात कर रहे हैं, ना कि हमारे राजस्थान, ना कि हमारे भारत की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा रंग की बात की जाए तो कौन कौन से रंग मिलते हैं। काली, लाल, पीली, भूरी, काली लाल, काली पीली, काली भूरी, लाल पीली, लाल भूरी, पीली भूरी, ये 10 रंग की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। क्लियर? वॉइस तो आ ही नहीं रही। हाँ भाई बताना मुझे, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं? बताओ मुझे, फटाफट बताइएगा। आ रही है? तो ये कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, चलेगा आगे। तो ये कलर के आधार पर बात हो गई आपकी। नेक्स्ट हमने बात करना चाहिए दोस्तों, तो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर वर्गीकरण देखा। पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर वर्गीकरण। और पीएच मान का मतलब होता है, आप जानते हो साइंस के विद्यार्थी हो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, वो उसका पीएच मान कहलाता है। और अगर हम मिट्टी की बात कर ले दोस्तों, तो हम देखना चाहेंगे मिट्टी का स्टैंडर्ड आपके पीएच मान कितना मिलता है। तो दोस्तों पता चलता है मिट्टी का जो स्टैंडर्ड पीएच मान है वो मिलता है 7, इसलिए हमने इसका पीएच मान लिख दिया बराबर 7 मिलता है, इसलिए लिख दिया 7। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है पूरी पृथ्वी पर सभी मिट्टी का पीएच मान 7 मिले, ये तो स्टैंडर्ड मान है। अगर हम देखते हैं तो कई जगह पीएच मान 7 से ज्यादा मिलता है, तो अपन ने लिख दिया +7, 7 से ज्यादा 8, 9, ठीक। और कुछ स्थान ऐसे जहां पर पीएच मान 7 से कम मिलता है, जिसको अपन ने लिख दिया -7। समझने के लिए हम समझ जाएं इसको आसानी से। अब क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है ना। क्या बताएं भाई, कौन से कलर की मिट्टी कहां पाई जाती है? पहले बेटा मैं जो बता रहा हूं वो सुन ले, है ना, फिर उसके बाद तेरे को सारे कलर की बता दूंगा, थोड़ा रुकेगा तो सुनना। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे आपके कहा जाता है उदासीन मिट्टी। इसे मित्रों क्या कहा जाता है? उदासीन मिट्टी कहा जाता है। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसे आपके कहा जाता है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है उसको लेकर हम बात करें तो उसे कहा जाता है अम्लीय मिट्टी। ये कहलाती है अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है आपका कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 है, जिसे आप उदासीन मिट्टी बोल रहे हैं, उस मिट्टी को लेकर हम बात करना चाहते हैं, बेसिक मिट्टी की बात करना चाहते हैं, बेसिक सॉइल की बात करना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है सर्वाधिक उपजाऊ। ये जो मिट्टी होती है सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, अर्थात सर्वाधिक क्या कहलाती है? उपजाऊ कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? ये तो हुई साहब ये वाली बात, क्लियर। अब बात आती दूसरे नंबर पर। अब ये सर्वाधिक उपजाऊ है लेकिन ये कम उपजाऊ है, ये भी कम उपजाऊ है। तो इसका पीएच मान जैसे सपोज कर लीजिएगा 8 है, तो अपन को कम कर कर कहां तक लाना है? 7 पे। इसका 5 है तो इसको 5 से बढ़ाकर कहां लाना है? तो मिट्टी जो क्षारीय मिट्टी है ना, उसके क्षारता के गुण को खत्म करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए इस प्रकार की मिट्टी में आपके क्या मिलाई जाती है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम कह सकते हो या दोस्तों आप कह सकते हो जैविक खाद।
जिप्सम या जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। दूसरे नंबर पर हम बात करें, अगर आपके अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी को भी आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं, और रॉक फॉस्फेट, या आप कह सकते हो चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। एक ही बात है, चूना पत्थर। दोस्तों ये जो मैंने आपको सिस्टम समझाया है ना, ये सिस्टम है एक बेसिक सिस्टम, कि जब आप मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं तो मिट्टी का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो ये बेसिक सिस्टम आपको पढ़ने को मिलता है। क्लियर। हमें जो मिट्टी पढ़नी है वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है, तो राजस्थान के संदर्भ में मिट्टी में पढ़ाऊंगा आपको। पहले इस बेसिक वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। फटाफट फटाफट बिना देरी के दोस्तों, है ना। हो गया भाई इतना। उम्मीद करता हूं इतना सभी ने नोट कर लिया होगा। चले आगे। ठीक, रॉक फॉस्फेट बिल्कुल चलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, दूसरे नंबर पे। सुनिएगा दोस्तों, अब हम बात करना चाहेंगे राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण। और राजस्थान में मिट्टी के वर्गीकरण की जब बात आती है तो आप देखिएगा हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसके वर्गीकरण को लेकर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण। कि वैज्ञानिक आधार पर अगर आप बात करना चाहें तो आपके इस राजस्थान के अंदर मिलने वाली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। हाँ नमस्ते मैडम। सर कॉल पर बात कर रहे हैं। हाँ भाई, एक फोन आ गया था ना अर्जेंट, कि आज मेरा बर्थडे था तो लोगों की शुभकामनाएं बहुत आ रही सुबह से, तो मैंने इसको बंद ही कर दिया है। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सुनिएगा, तो अगर हम बात करना चाहें तो हम बात करेंगे, इसे आपके 5 भागों में बांटा गया है। एरिडी सॉइल्स,
दूसरा कहलाता है एंटी सॉइल्स। इनसेप्टी सॉइल्स, एल्फी सॉइल्स, और दोस्तों नंबर 5 पर आती है वर्टी सॉइल्स। कई बार ये जो सॉइल्स है ना, इस सॉइल्स को कई बार इस सॉइल्स को सोल्स भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके ये देखने को मिलता है। समझ में आया दोस्तों इतना? तो हम बात करना चाहेंगे, हाँ थैंक यू भाई, ठीक है ना। आगे बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट सुनिएगा। तो हमने देखना चाहा, हाँ पार्टी माउंट आबू में होगी, नक्की झील के पास करेंगे अपन पार्टी, ठीक है ना भाई। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद सभी लोग चलेंगे, सभी एक बढ़िया पार्टी का आयोजन करेंगे, ठीक है ना। सुनिएगा दोस्तों, ये तो हुई साहब इस प्रकार की। मैं अब आपको थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं। ये जो एरिडोसॉल्स है ना, इसको लेकर हम बात करते हैं ना, तो इन सभी के बारे में बता देता हूं। वर्टिसॉल्स का मतलब होता है काली मिट्टी से, एल्फीसॉल्ट्स का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी से, इंसेप्टिसॉल्ट्स का मतलब होता है पथरीली मिट्टी से, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है ना। एंटीसॉल्ट्स का मतलब होता है बालू मिट्टी से, और इंसेप्टिसॉल्ट्स का मतलब होता है रेतीली जो मिट्टी होती है ना, पूर्णतः रेगिस्तान में जो मिलती है, इसके अंदर मिक्स होता है। ये आपकी मिट्टियां कहलाती है, वैज्ञानिक रूप से इनके नाम दिए गए। और आजकल एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर आना चाहिए, राजस्थान में 5 भागों में इन मिट्टियों को बांटा गया है। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो सुनिएगा। कोचिंग खुलने वाली है 1 जुलाई से, बिल्कुल बिल्कुल। माउंट आबू भी चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे सर, सभी को लेके चलेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे यहां पर। दूसरे नंबर पर सुनिएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहते हैं अध्ययन की दृष्टि से मिट्टी का वर्गीकरण आपके बात करना चाहेंगे। और अध्ययन की दृष्टि से जो मिट्टी का वर्गीकरण है, इसको लेकर आप बात करना चाहें तो क्वेश्चन सुनिएगा कि इसमें कितने प्रकार की मिट्टियां आपको पढ़ने को मिलेगी। नंबर 1 पर जो मिट्टी पढ़ने को मिलेगी, वो मिट्टी पढ़ने को मिलेगी आपके रेतीली मिट्टी। दूसरे नंबर पर आप आइएगा तो आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। तीसरे नंबर पर हम दोस्तों पढ़ेंगे मध्यम काली मिट्टी। नेक्स्ट आप 4 नंबर पर पढ़ेंगे मिश्रित
4 नंबर पर हम पढ़ लेंगे लाल लोमी मिट्टी। इसके बाद 5 नंबर पर पढ़ेंगे मिश्रित लाल काली मिट्टी। 6 नंबर पर मिश्रित लाल पीली मिट्टी। 7 नंबर पर लवणीय मिट्टी। 8 पर पर्वतीय मिट्टी। ये आपको सभी मिट्टियां पढ़ने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और इन सभी का हम अध्ययन करेंगे सब। ठीक है ना। अब इन सब को राजस्थान के संदर्भ में विस्तार के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों एक बार आप है ना ऐसा कीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बात करने वाले हैं इसको लेकर। बिना देरी के एक बार फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। और भी देखना चाहते हैं तो और भी देख लेते हैं। 9 नंबर पर भूरी मिट्टी। 10 नंबर पर पीली भूरी। ये 8 तक तो महत्वपूर्ण है, ये वाली तो ये दो भी एक्स्ट्रा है आपके। चलिए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया दोस्तों इतना? चला जाए आगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, कि नंबर 1 पर हम मिट्टी लेते हैं और इस 1 नंबर वाली मिट्टी की हम बात करते हैं। इसे हमने कहा रेतीली मिट्टी। इसी को हम कहते हैं बालू मिट्टी। इसी को आपके कह दिया जाता है बलुई मिट्टी। इसी को हमने कहा एरिडो सॉइल्स। देखिएगा दोस्तों, अगर हम इस मिट्टी के बारे में बात करें तो क्वेश्चन सुनते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपकी इस मिट्टी को लेकर, कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस मिट्टी के विस्तार को लेकर। तो आपका आंसर आना चाहिए, ये जो मिट्टी आपको देखने को मिलती है, यह मिट्टी कहां पर देखने को मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और अगर आप बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान को लेकर, तो आप देखिएगा ये वाला जो आपका डायग्राम है,
ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है ये आपके अरावली वाला हिस्सा है। क्लियर? ये तो हो गया कौन सा? अरावली वाला हिस्सा। और अभी वर्तमान में जिस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं उस मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार मिलता है, मोली सॉइल्स भी आता है क्या? हाँ, मोली सॉइल्स भी आता है, ऑक्सी सॉइल्स भी आता है, बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन हम यहां पर राजस्थान की मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? सुनिएगा, अगर आप बात करते हो रेतीली मिट्टी की, तो यहां पर आपको जो मिट्टी मिलती है इस मिट्टी का नाम है रेतीली मिट्टी। क्लियर है दोस्तों? दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें कि पश्चिमी राजस्थान में दूसरा क्वेश्चन आता है इसको लेकर, मोटे कणों वाली मिट्टी, कि ये जो मिट्टी है ये मोटे कणों वाली मिट्टी बताई जाती है। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आता है उत्पादन की दृष्टि की बात कर लेते हैं आप। तो उत्पादन की दृष्टि से यह मिट्टी जो होती है यह पिछड़ी हुई मिट्टी बताई जाती है। पिछड़ी हुई मिट्टी कहने का मतलब है ज्यादा उत्पादन नहीं देती है। और अगर आपने जानना भी चाहा इस मिट्टी के अंदर प्रमुख उत्पादन कि भाई क्या क्या चीजें आपके यहां पर उत्पादित होती है, तो आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में हमने पढ़ा था कि इस मिट्टी में आपके बाजरा हो गया, ज्वार, ग्वार, मूंगफली आदि मोटे अनाज वाली फसलों का क्या होता है दोस्तों? उत्पादन देखने को मिलता है, कि ये आपको देखने को मिलती है। अगर हम इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मिलता है आपकी इसी मिट्टी को लेकर कि यह जो मिट्टी है इसके अंदर नाइट्रोजन व आपके बात कर ली जाती है कार्बनिक पदार्थों की। तो आपके क्वेश्चन बनता है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की तो क्या मिलती है? कमी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की तो आपके क्या मिलती है? कमी देखने को मिलती है। जबकि आपके कैल्शियम या फास्फेट की हम बात करते हैं तो आपके बताया जाता है कैल्शियम लवणों की यहां पर क्या मिलती है? अधिकता देखने को मिलती है। तो दूसरा हमने लिख सकते हैं कि यही कोमा करके लिख देता हूं, कैल्शियम तत्वों की आपकी क्या देखने को मिलती है? अधिकता देखने को मिलती है। क्लियर? दो शब्द और मिलेंगे दोस्तों आपको, मैं वो नोट लगा के लिख देता हूं यहां पर, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने नोट लगाकर दो क्वेश्चन लिखे और दोनों क्वेश्चनों के बारे में जरा आप देखिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन तो आता है जल ग्रहण क्षमता और दूसरा आता है जल धारण क्षमता।
दोनों पहले समझ लीजिएगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ग्रहण है और यहां पर धारण है। तो सबसे पहले ग्रहण का मतलब डाल समझिएगा। मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जैसे आपने पानी डाला, मिट्टी के ऊपर क्या डाला? पानी। मिट्टी उस पानी को जो सोख लेती है, जो अवशोषित कर लेती है, जो एब्जॉर्व करती है पानी को, वो उस मिट्टी की कहलाती है जल ग्रहण क्षमता। पानी को ग्रहण करने की, पीने की, एब्जॉर्व करने की, सोखने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ये देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। जबकि धारण का मतलब अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी है, ये धरातल है, ये मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर आपने पानी डाला, ये पानी को कितने समय के लिए अपने ऊपर रोक कर रखती है, यह कहलाती है धारण करने की क्षमता। उसको आपके सपोर्ट कितनी देर तक करती है, कितनी देर तक मिट्टी के ऊपर वो पानी बना रहता है, वो कहलाती है उसकी धारण करने की क्षमता। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम का क्वेश्चन अपना क्या बनता है वो जरा देखिएगा। एग्जाम वाला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम बात करना चाहें कि आपके इस रेतीली या बालू मिट्टी को लेकर इसकी जल ग्रहण क्षमता, राजस्थान के अंदर जितने भी मिट्टी पाई जाती है उनमें आपके क्या देखने को मिलती है? सर्वाधिक देखने को मिलती है। और अगर हम बात करना चाहें पानी को रोकने की क्षमता, वो आपके सबसे कम मिलती है, तो आप कह सकते हो न्यूनतम मिलती है। इसका मतलब समझ लीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक का मतलब क्या है कि जैसे आपने पानी डाला तो ग्रहण का मतलब बालू मिट्टी में पानी डालो तुरंत सोख लेती है, पानी तुरंत गायब हो जाता है, अर्थात पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इसकी। और आपके जल जब पानी को तुरंत सोख लेगी तो उसके ऊपर पानी बहुत कम समय के लिए रुकेगा, तो इसलिए जल को धारण करने की क्षमता वो सबसे आपके कम या आपके न्यूनतम या आपके मिनिमम आपको देखने को मिलती है। क्लियर? वाटर एब्जॉर्वेशन एंड वाटर होल्डिंग बिल्कुल कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, ये आपके कह सकते हो एब्जॉर्ब और ये होल्डिंग कैपेसिटी के नाम से देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलें आगे। ये आपकी सारी बातें आपको लर्न रखनी है, कौन सी? रेतीली मिट्टी के बारे में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, दूसरे नंबर पर जो हमें मिट्टी देखने को मिली, उस दूसरे नंबर वाली मिट्टी का नाम क्या है वो जरा सुनिएगा। इसका नाम है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें, इसी का दूसरा नाम है दोमट मिट्टी। इसी को कहा जाता है कछारी मिट्टी, और इसी को कहा जाता है आपके एल्फी सॉइल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारे लिए एक मिट्टी। क्लियर? अब बात आती है क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस मिट्टी को लेकर कि हम जानना चाहते हैं यह मिट्टी हमारे राजस्थान में किस स्थान पर देखने को मिलती है। क्लियर? हाँ, पर्टिकुलर अगर पूछ लेगा तो आप जैसलमेर बाड़मेर वाला वो प्रदेश बता सकते हैं, उसमें जैसलमेर बाड़मेर चूरू जोधपुर वाला प्रदेश बता सकते हैं। ये लीजिए कर लो, अगर इसमें पर्टिकुलर क्षेत्र जानना चाहते हो तो।
ठीक है भाई, चलें आगे और चलेगा। अगर हम और आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी के विस्तार की अगर हम बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो आपका आंसर आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर इस प्रकार की मिट्टी का समावेश देखने को मिलता है। और अगर इसमें भी देखना चाहें मुख्यतः कौन कौन से जिले आएंगे, तो आपके देखो जयपुर, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर का कुछ भाग आ जाएगा, टोंक वाला कुछ भाग आ जाएगा, भरतपुर वाला भी कुछ भाग आ जाएगा इसमें। ये आपके क्षेत्र मूलतः आपके देखने को मिलता है। क्लियर। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है इस मिट्टी को लेकर कि इस मिट्टी में अगर हम बात करते हैं इसके निर्माण को लेकर, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमने जानना चाहा इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आपके ये भी याद रखना है आपको, नदियों के द्वारा दोस्तों इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि यह मिट्टी आपके किस साइज के कण देखने को मिलते हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं मध्यम कणों वाली मिट्टी है। 4 नंबर पर हम बात करना चाहते हैं इस मिट्टी को लेकर कि ये जो मिट्टी हमें देखने को मिल रही है, यह अगर इसकी आप कैटेगरी देखना चाहेंगे, श्रेणी देखना चाहेंगे, तो श्रेणी में बताया जाता है यह मिट्टी आपके कैसी है, उपजाऊ श्रेणी की मिट्टी देखने को। क्लियर। और हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट आता है इस प्रकार की मिट्टी में प्रमुख उत्पादन, कि प्रमुख उत्पादन किस किस चीज का होता है। क्लियर। तो आपके बताया जाता है इस प्रकार की मिट्टी में जो प्रमुख उत्पादन होता है वह आपके गेहूं, जो हो गया, चावल हो गया, सरसों, राई तथा अधिकांशतः मोस्टली वेजिटेबल, अधिकांशतः सब्जियों का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम जरा और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार की मिट्टी में, तो क्वेश्चन आता है ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी में आपके दोस्तों नाइट्रोजन की तो क्या मिलती है, अधिकता, जबकि फास्फेट व कैल्शियम की क्या मिलती है, कमी। फास्फेट व कैल्शियम, इनकी तो क्या मिलती है आपके, कमी, और इसकी क्या मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है। क्लियर। ये आपके महत्वपूर्ण जो गुण है ये किसके मिलते हैं, आपको जलोढ़ मिट्टी के देखने को मिलते हैं। तो एक बार आप इस सबको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे की बात करेंगे। फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया भाई इतना, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 से
क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड के लिए बैक कराएं। ये आपके था फर्स्ट मिट्टी, ठीक है भाई। राइस भी होता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल होता है, जलोढ़ मिट्टी में राइस होता है, 200% होता है। चलिएगा भाई। हाँ हो रहा ना आपके, चावल हो रहा ना, राइस तीसरे नंबर पर राइस लिखा है। चलेगा, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट मिट्टी की हम बात करते हैं तो आपके तीसरे नंबर पर हमने एक और मिट्टी देखी है। मध्यम काली मिट्टी। इसी मध्यम काली मिट्टी को कहा जाता है चीका मिट्टी। इसी को दोस्तों कहा जाता है चिकनी मिट्टी। इसी को कहा जाता है रेगूर मिट्टी। इसी को कहा जाता है आपके कपासी मिट्टी। इसी को कहा जाता है स्वतः जोत मिट्टी। इसी को कहा जाता है वर्टी सोल्स या वर्टी सोल्स। इन नामों से इस मिट्टी को जाना जाता है। मध्यम काली मिट्टी, चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, स्वतः जोत मिट्टी, वर्टी सॉइल्स आदि नामों से इस मिट्टी को जाना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। सर इसका डायग्राम में सही, हाँ बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करना चाहें इस मिट्टी को लेकर तो सबसे पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन हमारा क्या बनता है वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आता है मिट्टी का अत्यंत बारीक जो कण होता है इसको लेकर आप बात करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है मिट्टी का सबसे बारीक जो कण होता है ना उसे आपके क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के सबसे बारीक कण को आपके, मैंने आपको बताया क्ले, या क्या कहा जाता है चीका के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जो मिट्टी है आपके मध्यम काली मिट्टी, इसके निर्माण की बात आती है कि दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार की मिट्टी के निर्माण को लेकर आप अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के ठंडे होकर, लावे के ठंडे होकर जमने से इस प्रकार की मिट्टी का क्या होता है निर्माण होता है। कि जो ज्वालामुखी लावा होता है उससे आपके इसका निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करना चाहें इसी मिट्टी को लेकर, तो आपके इस मिट्टी में नाइट्रोजन, इसकी तो आपके क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। क्लियर। जबकि आप बात कर लेते हैं फेरस या आप कह सकते हो लोह तत्व की, वो आपके क्या देखने को मिलती है, प्रधानता देखने को मिलती है। अगर हमने बात करना चाहिए इसी मिट्टी की श्रेणी को लेकर, तो बताया जाता है यह मिट्टी जो है ना, उत्पादन के लिए उत्पादन हेतु श्रेष्ठ बताई जाती है। तो हमने जानना चाहा इस प्रकार की मिट्टी में आपके प्रमुख फसलें या प्रमुख उत्पादन कौन कौन सा होता है। तो आप देखिएगा, हम बात करते हैं इसमें आपके कह सकते हो कपास, गन्ना, संतरा, सोयाबीन, अश्वगंधा तथा अधिकांशतः स्पाइस मसालों का क्या होता है, उत्पादन। क्लियर। अगर हम इसको और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यह मिट्टी पाई कहां पर जाती है, इसका विस्तार कहां पर मिलता है। तो याद रखिएगा, यह मिट्टी का जो विस्तार देखने को मिलता है वह आप कह सकते हो हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलता है। हाड़ौती प्रदेश बोले तो आप इसको बोल सकते हैं कोटा संभाग, कोटा डिवीजन पढ़ा था ना अपन ने, और कोटा संभाग भी नहीं बोलते हैं तो आप प्रमुख रूप से 4 जिले बता सकते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और क्लियर। अगर आप देखना चाहें इस मिट्टी को लेकर तो आप देखिएगा ये वाला जो प्रदेश आप देख रहे हैं, इस सारे क्षेत्र में आपके ये जो मिट्टी आपको देखने को मिल रही है, ये मिट्टी आपके कौन सी मिट्टी मिलती है, और यहां पर आप अभी पढ़ चुके थे जलोढ़ मिट्टी देख चुके थे। क्लियर है दोस्तों। वापिस हम बात करते हैं इसी को लेकर कि हमारा और क्वेश्चन क्या बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, वो देखिएगा जरा। हाँ, फेरस की वजह से हो जाता है कलर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सुनिएगा, अगर हम बात करना चाहें इसी मिट्टी के अंदर कुछ क्वेश्चन को लेकर, तो नोट लगाकर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं और सुन लीजिएगा। एक तो इसमें आता है, आपको पता ही है, जल ग्रहण क्षमता को लेकर, और एक क्वेश्चन आता है जल धारण क्षमता को लेकर। तो दोस्तों याद रखना, जल ग्रहण क्षमता और जल धारण क्षमता को लेकर बात करते हैं तो जो आपने बालू मिट्टी पड़ी थी ना, रेतीली मिट्टी, उसके अपोजिट हो जाएगा ये, कि इसमें पानी के पीने की क्षमता जो होती है वो तो आपकी सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, और पानी को रोकने की क्षमता
वो आपके कैसी होती है, सबसे ज्यादा। आप देखिएगा काली मिट्टी पर आप पानी डाल दीजिएगा तो उस पानी को डालेंगे तो उस पर बनी रहेगी वो, नॉर्मली पानी वहीं दिखाई देगा। आपने देखा होगा जितने भी तालाब देखे होंगे, जितनी भी झील देखी होंगी, बांध देखे होंगे, जब उनका कई बार पानी सूखता है तो उसके नीचे हमेशा कैसी मिट्टी निकलती है, काली मिट्टी निकलती है। क्यों? क्योंकि अगर उस तालाब के नीचे रेतीली मिट्टी होती तो पानी तालाब का तुरंत सूख जाता, जलोढ़ मिट्टी होती तो भी आपके जल्दी सूख जाता, लेकिन काली मिट्टी होने के कारण पानी वहां पर बना रहता है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो आप इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। हो गया भाई इतना? चले आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी एक मिट्टी आती है लाल लोमी मिट्टी, नंबर 4। लाल लोमी मिट्टी, या दोस्तों इसी को कह दिया जाता है लाल दोमट मिट्टी। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसको लेकर, इस मिट्टी के विस्तार को लेकर, कि हम जानना चाहेंगे ये जो मिट्टी हम पढ़ रहे हैं इस मिट्टी का विस्तार हमें कहां पर देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा इस मिट्टी का जो विस्तार है वह कहां कहां पर फैली हुई है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का इसमें शामिल देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? एक, अगर हम मैप में देखना चाहें तो मैप में देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर हमने बात की इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है लाल दोमट मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ये हो गई लाल दोमट, यहां पर हो गई काली मिट्टी। वापस आए हम हमारे उस पे क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस मिट्टी को लेकर कि साहब ये जो मिट्टी है इसको लेकर एक बात करें तो एक शब्द और आता है, आपने सुना होगा लैटेराइट शब्द, सुना होगा ना। तो लैटेराइट शब्द को लेकर हम बात करें तो पता चलता है लैटेराइट जो शब्द है यह आपके किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा के भी एक शब्द से बना है और उस शब्द का नाम है लेटर। और लेटर का अर्थ देखना चाहें तो लेटर का अर्थ होता है ईंट के समान रंग से। तो आप देखिएगा सबसे पहले हमने देखा लेटेराइट जो शब्द है किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, लेटर। लेटर से क्या बनता है, इसका अर्थ होता है ईंट के साथ। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इस लाल लोमी मिट्टी को लेकर
तो लाल लोमी मिट्टी के बारे में 2 क्वेश्चन और आ जाते हैं। विलेज में इस वजह से, हाँ, आंगन लीपने में काम आती, गांव में बिल्कुल आती भाई, है ना। अगर हम बात करते हैं इस मिट्टी को लेकर, तो इस मिट्टी में बताया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की तो क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। अगर इन सब की बात करते हैं तो इनकी आपको क्या देखने को मिलती है, कमी मिलती है। जबकि आप बात करते हैं इसकी, तो आपको क्या मिली देखने को, कमी। जबकि आप दूसरी ओर बात करते हैं तो दूसरी ओर आता है आपके पोटेशियम, लौह पदार्थों की अधिकता मिलती है, जिसमें आप कह सकते हैं दूसरे रूप में पोटेशियम या पोटास, पोटास, लौह तत्व। लौह तत्व में आप कह सकते हो लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड की क्या देखने को मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है। क्लियर। ये विशेषताएं मुख्य रूप से मिलती है किसको लेकर, आपके इस मिट्टी को लेकर। सेकंड पॉइंट दोबारा बता दीजिएगा, सेकंड पॉइंट दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसी मिट्टी को लेकर, तो आपके एक क्वेश्चन बस और याद रखना, यह सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन के लिए फेमस है, वो है आपके मक्का। सुनिएगा, इसका मतलब ये है भाई कि एक मिट्टी का नाम आता है लैटेराइट मिट्टी, जो लाल रंग की मिट्टी होती है, ठीक है भाई। और इस लैटेराइट जो मिट्टी है ना, इस लैटेराइट शब्द के बारे में हम बात करें कि लैटेराइट शब्द आया कहां से, तो आपके किस भाषा से बना है, ये लैटिन भाषा से इस शब्द का, लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के भी किस शब्द से हुई है, तो लेटर शब्द से हुई है। और लेटर का मतलब क्या होता है, ईंट के समान रंग से, अर्थात लैटेराइट मिट्टी का मतलब है ईंट का रंग होता है लाल, और लाल रंग की जो मिट्टी होगी वो प्यारे दोस्तों कैसी मिट्टी होगी, लैटेराइट मिट्टी कहलाएगी। हाँ भाई, समझ में आ गया, दोबारा मैंने बता दिया आपको। दोनों हो तो आपका ये आंसर आ जाएगा, लॉ ऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है भाई। चलें स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए आगे हम बात करते हैं 5 नंबर पर। मिश्रित लाल काली मिट्टी। इसके बारे में 2 ही बातें आपको लर्न रखनी है दोस्तों, 2 बातों से ही आपका काम चल जाएगा। पहले नंबर पर इसका विस्तार कहां मिलता है, तो विस्तार मैं बताता हूं, देखिएगा जरा। आपका कुछ भाग आता है बांसवाड़ा का, एक जिला आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आ जाइएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आ जाइएगा दोस्तों भीलवाड़ा। यहां पर इसका विस्तार मिलता है। एक तो आपको ये इसका विस्तार याद रखना है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों आप बात करते हैं
तो दूसरे नंबर पर इस मिट्टी के बारे में एक बात और लर्न रखनी है कि यह मिट्टी जो है यह आपके सर्वाधिक उपयुक्त किस फसल के लिए होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है, तो आपके बताया जाता है कपास व मक्का दोनों की फसलों के लिए यह मिट्टी आपकी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब जरा एक बार आप देखिएगा, इधर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप काली मिट्टी पढ़ते हैं तो काली मिट्टी आपके कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कह दिया जाता है। क्लियर। जबकि हमने देखा यहां पर आपके लाल दोमट मिट्टी जो है ये आपके सबसे ज्यादा उत्पादन किसका करती है, मक्का का। ये तो हो गई साहब इन दोनों की बात। अब जरा हम और आगे चलते हैं तो हमने देखा नेक्स्ट, और नेक्स्ट स्थिति हमने क्या देखी जरा देखना। यहां पर हमने देखा दोस्तों कि इस वाले क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ये काली मिट्टी के कण देखने को मिले, और दूसरे नंबर पर आपने बात करना चाहिए तो दूसरे नंबर पर आपको कण किसके देखने को मिले, मैंने बताया था ना, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में भी बताया था मैंने कि यहां काली मिट्टी है यहां लाल मिट्टी, दोनों के बीच में मिश्रित मिलेगी। तो आप देखिएगा यहां पर आप जब बात करते हैं तो यहां पर आपको जो मिट्टी मिलती है वो कैसे मिलती है, यहां मिलती है मिश्रित लाल देखिएगा। अब इसमें दोनों के कण है, लाल का कण है तो लाल के बारे में आप कह सकते हो लाल की प्रधानता है तो मक्का का उत्पादन अच्छा होगा। जबकि आपके काली है तो काली है तो किसका उत्पादन होगा, कपास का होगा, इसलिए आप कह सकते हो दोनों के उत्पादन के लिए मिट्टी मानी जाती है। क्लियर। तो आपकी ये वाली मिट्टी हो गई कौन सी, लाल काली मिट्टी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, इसमें और मैं बता देता हूं। नेक्स्ट मिश्रित लाल काली होगी तो लाल पीली और देख लीजिएगा, एक मिट्टी और आएगी मिश्रित लाल पीली मिट्टी। अफीम के मैक्सिमम उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ में, हाँ बिल्कुल, लो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सही बात है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन पढ़ाऊंगा ना, अफीम वाली बातें पढ़ाऊंगा। उत्पादन आपके होता है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, और यहां पर आपके कौन सी मिलती है, मिश्रित लाल काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे 6 नंबर। 6 नंबर पर आप देखिएगा तो 6 नंबर पर आपको जो मिट्टी मिलती है वो देखना, इसका नाम है मिश्रित लाल पीली मिट्टी। और मिश्रित लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो इसके बारे में आपको केवल एक ही लाइन याद रखनी है। स्क्रीन शॉट नहीं लिया, फटाफट ले लीजिएगा, फटाफट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। चलें आगे। विस्तार,
विस्तार में याद रखिएगा, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, वह कुछ पार्ट आपके कहां पर मिलता है, सिरोही में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 नंबर पर, एक मिट्टी और पढ़ने को मिलती है। इस मिट्टी का नाम है मिश्रित पीली भूरी मिट्टी। अगर मिश्रित पीली भूरी मिट्टी के बारे में हम बात करना चाहें तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस मिट्टी का विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस मिट्टी का जो विस्तार मिलेगा आप बता सकते हैं अरावली के पश्चिमी ढाल के सहारे सहारे इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और अगर आप जानना चाहें, ये जो पीली भूरी मिट्टी हम देख रहे हैं, यह आपके राजस्थान के किन प्रमुख जिलों के अंदर मिलती है, तो आपका जो पाली वाला जो एरिया है वहां पर ये पीली भूरी मिट्टी जो है यह आपको देखने को मिलती है। देखिएगा, मैं डायग्राम में बता देता हूं आपको। यहां पर जो मिट्टी मिलेगी पीली भूरी मिट्टी, क्लियर? ये आपकी सारी पीली भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी अरावली के बिल्कुल सहारे सहारे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जरा और आगे, तो आपके नेक्स्ट सुना, ये बाजरा वगैरह उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बाजरा मक्का वगैरह यहां पर उत्पादन हो जाता है। ठीक है ना। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपके नेक्स्ट सुनिएगा, जो महत्वपूर्ण होगी मैं अपने आप बता दूंगा बिना कहे। इसके बाद आता है आपके भूरी मिट्टी। 8 नंबर पर देखिएगा, आपको मिलेगी भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी में आप कह सकते हो कि ये जो भूरी मिट्टी है ना, आपके लिए बहुत आसान। पहली लाइन आएगी, इसका विस्तार कहां पर मिलता है, तो याद रखना एक नदी का नाम, और नदी का नाम है बनास नदी। बहाव क्षेत्र में बनास नदी जहां जहां बहेगी वहां वहां पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे आपका आ जाता है, कुछ पार्ट आ गया चित्तौड़गढ़ का, कुछ पार्ट आ जाएगा भीलवाड़ा का। आप देख लेना, बनास का रेत जो है ना, वो बनास का जो रेत है, अक्सर हमारे मकान वगैरह जो बनते हैं ना, उन मकान के बनने पर उस रेत का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखना, बनास का जो रेत आता है, जिसको हम गांव में या सामान्य बोलचाल में बजरी बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं, वो डस्ट या जो बजरी होती है ना, उसका रंग, हाँ बजरी, बिल्कुल आपका अपने लोकल बजरी बोलते हैं, वो जो बजरी होती है वो हमेशा देखना, बनास की बजरी कैसे कलर की होती है, भूरे कलर की होती है। अर्थात भूरे रंग की मिट्टी जो मिलेगी वो आपको कहां पर मिलेगी, बनास नदी बहाव क्षेत्र में देखने को मिलती है। इससे हम और आगे बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। हो गया भाई इतना? ये उपजाऊ होती है क्या? कौन सी? नहीं, ये सामान्यतः उपजाऊ नहीं होती है ज्यादा, सबसे अच्छा माना जाता है इसे। हाँ, बजरी के रूप में इसको अच्छा माना जाता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है ना। इस बजरी के जब कण बारीक हो जाते हैं ना, और बारीक, तब फिर उपजाऊ बन जाती है मिट्टी। हो गया क्या भाई इतना?
इसको बोलते हैं बेटा सिरोजम। ठीक है, चले आगे, चलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट सुनेगा। 8 के बाद 9 नंबर पर एक मिट्टी और आती है। 9 नंबर वाली मिट्टी को आपके नाम है लवणीय मिट्टी। और लवणीय मिट्टी के बारे में भी आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि यह आपके कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसका विस्तार आपके कहां पर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका विस्तार जो है ना सर्वाधिक बाड़मेर, जालोर वाला जो प्रदेश है, यहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। और कुछ पार्ट के अंदर गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला भाग जो है, वहां पर भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी लवणीय मिट्टी होती है ना, तो इस मिट्टी में बताया जाता है लवण की प्रधानता होती है। लवण की क्या पाई जाती है? प्रधानता। और लवण की प्रधानता मिलने के कारण आपने देखा होगा, जब लूणी नदी बाड़मेर में प्रवेश करती है तो बाड़मेर में पहुंचने के बाद उसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। उसके खारे होने का मूल कारण है बाड़मेर क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अत्यधिक प्रधानता होना। ठीक है भाई, हम और आगे बात करते हैं इसको एसिडिक सॉइल्स। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। चले भाई आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर। और 10 नंबर पर हम बात करते हैं तो आती है आपके पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी को आप बोल सकते हैं इनसेप्टी सॉइल्स। और इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जो मिट्टी है इसका विस्तार इस मिट्टी का जो विस्तार है वह आपके कहां पर मिलता है? अरावली पर्वतमाला में। कि अरावली पर्वतमाला में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरी बात सुन लीजिएगा। ये जो हमारे पास पर्वतीय मिट्टी मिलती है, इसका क्वेश्चन ये मिलता है कि इसकी गहराई कम होती है तथा कंकरीली या कह सकते हो पथरीली मिट्टी होती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि ये जो मिट्टी है, जैसे ये कोई पर्वतमाला है, ये कोई माउंटेन रेंज है, अगर हम बात करते हैं इसके इस ढाल पर जो मिट्टी मिलेगी ना, ये मिट्टी कौन सी होगी? आपके पर्वतीय मिट्टी या इंसेप्टिसॉल्स होगी। और जब इससे लगातार बादल क्या होते हैं? टकराते हैं। तो बादल टकराकर आपके बरसात करते हैं, और बरसात करते हैं तो आपकी इस मिट्टी को ये बहाकर आगे की ओर ले जाते हैं। और आगे ले जाते हैं तो प्रतिवर्ष यहां से मिट्टी बह बह कर जाती है, तो इसकी जो मोटाई है वो कम रह जाती है। अगर लगातार ये मिट्टी यहां से बहे नहीं तो इसकी मोटाई भी क्या हो जाती है? ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये होती है आपके पर्वतीय मिट्टी। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक। मैप का भी ले लेना भैया।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना भाई सभी का स्क्रीनशॉट? चलें और आगे, अब चला जाए क्या आगे? एंटी सॉइल्स इसको बोलते हैं, ये जो पीली भूरी मिट्टी होती है ना, इसको बोलते हैं एंटी सॉइल्स। क्या बोलते हैं? एंटी सॉइल्स बोला जाता है। ठीक है भाई, चलेगा। अब हम और जरा आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो नेक्स्ट सुनिएगा, इसी मिट्टी के टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। अगर हम आगे बात करें तो एक क्रिया होती है, वो देखना, अनाच्छादन की क्रिया होती है। अनाच्छादन जो है ना, वो दो क्रियाओं से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपके अपक्षय और एक क्रिया होती है अपर्दन। अगर आप जानना चाहेंगे अपक्षय क्या होता है, तो अपक्षय का मतलब होता है टूटना, फूटना, और अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे आप सपोज कर लीजिएगा, आपके घर के बाहर एक पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर है ये मान लो आप, तो उस पत्थर पर एक हथौड़ा मारिएगा, हथौड़ा मारने पर वो पत्थर टूटेगा। वो टूटने की जो क्रिया होगी ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी अपक्षय। ठीक, अब उसके टुकड़े हो गए, वहीं पर है, उन टुकड़ों को हम उसके मूल स्थान से वहीं से उठाएंगे और दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया होगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी? अपर्दन। दोनों क्रियाओं को जोड़ दीजिएगा तो क्रिया बन जाएगी अनाच्छादन। क्लियर? मैं आपको केवल यहां पर एक ही बात बताना चाह रहा था कि आपको इसका मतलब बताना चाह रहा था, अपर्दन का मतलब, अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कई बार मिट्टी आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, तो जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो वो घटना आपके क्या कहलाती है? तो वो घटना कहलाती है मृदा अपर्दन। मिट्टी का अपर्दन या मृदा अपर्दन। और मृदा अपर्दन को लेकर हम बात करते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके परत अपर्दन, इसी को आपके कहा जाता है क्षैतिज अपर्दन। और दूसरा होता है अवनालिका अपर्दन, इसको कहा जाता है लंबवत अपर्दन। सुनिएगा जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं परत अपर्दन या क्षैतिज अपर्दन का लेकर, कि आपके जब ऐसा अपर्दन जो होता है, परत अपर्दन जो होता है,
वो आपके कहां पर देखने को मिलता है, तो पहले सुन लीजिएगा। यह मुख्यतः वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है एक। और दूसरा क्वेश्चन आता है मुख्यतः, अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन बनता है मरुस्थलीय प्रदेशों में। मरुस्थलीय प्रदेशों में इस प्रकार का मुख्यतः अपर्दन होता है। क्लियर? ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हाँ, पश्चिमी राजस्थान में होता है मरुस्थल प्रदेश। कि जैसे आप देखिएगा लेयर जो होती है ना, जैसे आप मान लीजिएगा ये मान लीजिएगा कि जैसे ये मान लीजिएगा ये आपके कोई प्रदेश है, यहां पर जब हवा चलेगी तो पूरी एक लेयर की लेयर उठकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, तो ये अपर्दन कराता है, परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। रेत के टीले जो आगे बढ़ते हैं ना, तो रेत के टीलों का आगे बढ़ना जो है वो वायु अपर्दन का के कारण होता है और परत अपर्दन कहलाता है। जबकि अवनालिका आपने पढ़ा था ना, चंबल नदी, नदियां जब बहती है तो गहरे गहरे गड्ढे बना देती है, वही आपके क्या होता है, मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगी। तो इस अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या है वो सुनिएगा। यह होता है किसके द्वारा, जल या कह सकते हो नदियों द्वारा इस प्रकार का अपर्दन होता है। दूसरा मुख्यतः कहां पर होता है, जहां पर नदियां बहती है वहां पर इस प्रकार का अपर्दन होता है। मुख्यतः कहां होता है, नदी बहाव क्षेत्रों में इस प्रकार का अपर्दन देखने को मिलता है। क्लियर? हाँ, धौलपुर, करौली वगैरह ये सारा जहां पर नदियां बहेगी वहां पर कटाव हो जाएगा मिट्टी का। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, फिर हम और आगे बात करने वाले हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बिना देरी के। उम्मीद करता हूं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हो गया ना? चले आगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। एक शब्द और मिलेगा आपको, ह्यूमस। ये आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनाएगा। एक क्वेश्चन तो इसके बारे में ये बनता है कि मिट्टी का सबसे उपयोगी तत्व है। मिट्टी का सबसे क्या है ये उपयोगी तत्व, पहली बात तो। ठीक है ना? ह्यूमस के बारे में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ह्यूमस जो है ना, इसका हम अर्थ जानना चाहेंगे कि ह्यूमस का मतलब क्या है। तो आप बता सकते हो, वनस्पति व जीव जंतुओं का, वनस्पति व जीव जंतुओं का सड़ा गला अवशेष, सड़ा गला जो अवशेष है वह आपके क्या कहलाता है, ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? एक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए खेतों में दलहन, दलहन का मतलब दाल वाली फसलें बोई जाती है। सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि दाल वाली जो फसलें होती है, उन दाल वाली फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम की गांठ होती है, और ये जो राइजोबियम की गांठ होती है, ये राइजोबियम की गांठ क्या करती है, आपके इस मिट्टी के अंदर मिलने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, जिससे उस मिट्टी की उत्पादक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसी दाल वाली फसलें कौन कौन सी है, तो आप कह सकते हो चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द, आपके मटर हो गया, ये सारी फसलें आपको देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों इतना? ठीक है ना? हाँ, मटर वगैरह बिल्कुल होता है, ठीक है ना? ये आपको देखने को मिलता है। समझ में आया दोस्तों इतना? अब इससे और आगे की बात करेंगे, तो और आगे क्या करना, बस बहुत रहेगा, ठीक है ना? ये टॉपिक आपका मिट्टी का कंप्लीट हो जाता है। चलें आगे। अगर हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज। वो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पढ़ा देते हैं, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क पढ़ा देते हैं, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। कोई विद्यार्थी ऐसा तो स्टूडेंट नहीं है ना जिसके, अगर हम बात करें कोई स्क्रीनशॉट नहीं हो जिसके पास, ठीक है? इसको करूं आगे चले। एक क्वेश्चन आता है आपके, एक टॉपिक चलता है नेक्स्ट, और वो आता है वन्य जीव जंतु। देखिएगा, इसके बारे में जो मैं बताता हूं, इसके अंदर सब चीजें आ जाएगी आपकी, वन भी आ जाएंगे, जीव जंतु सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना? तो अब आप सुनिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में क्या बनता है कि अगर हम बात करना चाहें ना, तो आपको देखो कुछ सन याद रखने हैं, जैसे सन 1901, एक तो ये याद रखना है, ठीक है? इसके बाद और आगे बढ़िएगा, एक दूसरा सन याद रखना है, सन 1951। नेक्स्ट सन 1972, और एक और सन याद रखना है जिसमें 1 सितंबर 1973। सबसे पहले तो ये 3 सन याद रखने हैं आपको, और इन तीनों 4 सन याद रखने, इनके बारे में सुनना। हमें बात करनी है राजस्थान की। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करते तो क्वेश्चन क्या बनता है, उस देखिएगा, सुनिएगा। 1901 में सन 1901 में टोंक शासक द्वारा वन्य जीव जंतुओं के, वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाया।
सबसे पहले सर्वप्रथम देखिएगा, आज जो राजस्थान देखने को मिल रहा है ना, इस राजस्थान के अंदर टोंक जो रियासत थी ना, उस टोंक रियासत के शासक ने सबसे पहले यह घोषणा की कि मेरे साम्राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले किसी भी पशु पक्षी का अगर शिकार करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे दंड दिया जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया, वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो जंगली जीव जंतु हैं, उनके प्रति सबसे पहले सकारात्मक सोच किसने सोची? टोंक रियासत के राजा ने सोची। और कब सोची? 1901 में सोची। समय आगे बढ़ा और समय आगे बढ़ने के बाद देश आजाद हुआ, 1951 आया। 1951 में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो राजस्थान सरकार थी, राजस्थान सरकार ने देखा कि यहां पर लोग जो है ना, वो लगातार तेज गति से आपके जंगल में रहने वाले वन्य जीव जंतुओं का क्या कर रहे हैं दोस्तों? शिकार कर रहे हैं। और अगर वन्य जीव जंतुओं का शिकार इसी प्रकार होता रहा तो उन्होंने देखा कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी सब। और विलुप्त होने से बचाने के लिए, डेट नहीं है बेटा, अभी डेट बहुत आएगी आगे, देखते हैं कितनी याद कर पाओगे। नाम भी पूछ लिया जाता है। नहीं नहीं, नाम इसका मिलता नहीं है अक्सर, बस एक 1901 में टोंक रियासत के बारे में थोड़ी सी बात आती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार ने देखा कि वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, उसके लिए एक नियम लेकर आए और उसका नाम रखा गया राजस्थान वन्य जीव जंतु अधिनियम। वन्य जीव जंतु व पक्षी संरक्षण अधिनियम। क्लियर है भाई? ये बना। समय और आगे बढ़ा। समय आगे बढ़ने पर क्या हुआ, 1972 में आपके भारत सरकार की बात हुई कि भारत सरकार ने देखा कि आपके पशुओं के लिए तो सब नियम बनाना पड़ेगा, और नियम बनाना पड़ेगा तो इन्होंने क्या किया, आपके पूरे भारत के लिए भारतीय वन्य जीव जंतु व पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया साहब। इन्होंने साहब ये बना दिया। अब देखो, भारत तो बनाता है बाद में और राजस्थान ने तो पहले घोषणा कर रखी थी, लेकिन दोस्तों जो राजस्थान ने जो अधिनियम बनाया ना, उसकी तुलना की जाए अगर किससे, भारत सरकार वाले से, तो भारत सरकार वाले से जब तुलना करते हैं तो भारत सरकार का मजबूत आपके अधिनियम आया। और भारत सरकार जब केंद्र सरकार कोई अधिनियम बनाती तो राज्य सरकार को लागू करना पड़ता है। तो हमारे राजस्थान ने क्या किया, 1 सितंबर 1973 को भारत सरकार के अधिनियम को, भारत सरकार के अधिनियम को राजस्थान में लागू किया। समझ में आया दोस्तों कि भारत सरकार का जो अधिनियम था उसे राजस्थान में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है ना? वन नीति वगैरह सब आ जाएगी। सौरभ थोड़ा आप लोग है ना, थोड़ा धैर्य रखा कीजिएगा। जैसे मिट्टी में सब कुछ पढ़ा दिया और टॉपिकों में पढ़ा दिया, इसमें पढ़ा देंगे।
अब सब चीजें तरीके से चलेगी ना, समय आने पर सब हो जाएगा। आपके ये आपको देखने को मिला। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करता हूं मैं। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की बात करने वाले हैं। चला जाए आगे, हो गया ना यहां तक? ठीक, चलेगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। अब बात करते हैं हम कि हमारे केवल राजस्थान की बात करते हैं। देखिएगा, ये बात तो नॉर्मल थी जो हमें पूरे भारत के संदर्भ में पढ़नी थी। अब राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे कि आप तो ये बताओ, राजस्थान में जंगली जीव जंतुओं को, आपके वन्य में रहने वाले जीव जंतुओं को बचाने के लिए क्या क्या काम किए गए। तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए हमारे यहां पर क्या क्या स्थितियां देखने को मिली, सुनिएगा। हमने यहां पर आपके बनाई बाघ परियोजनाएं, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजनाएं बनाई। इसके बाद हमने देखा, हमने बनाए जू बनाए, जंतुआलय बनाए। जंतुआलय के बाद हमने बायोलॉजिकल पार्क जिसको आपके जैविक उद्यान कहा जाता है। और आगे बढ़े, हमने मृग वन बनाए, डियर पार्क। इसके बाद हमने बनाए नेक्स्ट रामसर स्थल, या जिसको आपके वेडलैंड के रूप में पढ़ेंगे आप, नमभूमि क्षेत्र जिसको पढ़ते हैं आप। इससे और आगे बढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे, सेंचुरी देखने को मिलेगी। अभ्यारण्य के बाद नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपको कंजर्वेशन पार्क, संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके आखेट का मतलब शिकार, आखेट निषेध क्षेत्र। ये आपको राजस्थान के संदर्भ में देखने को मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के संदर्भ में तो हम देख लेंगे, लेकिन ये कौन कौन से देखने को मिलेंगे। एक डियर गार्डन जयपुर में भी है, एक नहीं है, दो हैं भाई, है ना। जयपुर में दो पढ़ोगे आप। एक तो पढ़ेंगे आप जयपुर सचिवालय के पास है, यहां पर सचिवालय जो बना हुआ है। और एक पढ़ने को मिलेगा जयपुर जिले में शाहपुरा है ना, जो वहां पर देखने को मिलेगा, उसका नाम होगा संजय मृगवन। और जयपुर सचिवालय के पास जो है, इसका नाम होगा अशोक विहार। सब पढ़ाएंगे विस्तार से, सुनेगा। हमें राजस्थान की जब बात करनी है तो राजस्थान के बारे में हमने जानना चाहा कि आप तो हमें ये बता दीजिएगा, बाघ परियोजना तो राजस्थान में कितनी पढ़ने को मिलेगी, 3। जंतुआलय कितने पढ़ने को मिलेंगे, जू कितने पढ़ने को मिलेंगे, 5। बायोलॉजिकल पार्क कितने पढ़ने को मिलेंगे, 3/5। मैं बताऊंगा 3 कैसे 5 कैसे। मृगवन कितने पढ़ने को मिलेंगे, डियर पार्क 7। रामसर स्थल राजस्थान में कितने मिलेंगे, 2। आपकी सेंचुरी कितनी मिलेगी आपको, 26। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क 3। संरक्षित क्षेत्र कितने मिलेंगे, 14। और अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, और आपके ये कितने मिलेंगे, 33। ये सभी हमें विस्तार के साथ पढ़ना है। क्लियर है दोस्तों? क्या पूछ रहे हो सर? आयुष क्या पूछ रहा है भाई, बता। चलिए ठीक है, तो ये आपको विस्तार के साथ पढ़ना है। तो एक एक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा। 26, 1, 14, 33 याद कैसे रहेंगे? ये सब बादाम खाना आप फिर याद रहेंगे। बाघ परियोजना 4 हो गई, रामगढ़ को भी डिक्लेयर कर दिया। बेटा कब कर दिया सौरभ? 4th वाली की डेट बताना जरा मुझे। बताइएगा सर, मैं भी यहीं पर हूं, आप मुझे बता दीजिएगा 4th वाली की डेट कौन सी है। 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। अभी उसके बारे में कवायद चल रही है, अभी उसको डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है, न्यूज़पेपर में आया था। आप मुझे बताना देखकर कौन सा आया था, मैं भी देखूंगा, ठीक है ना भाई? तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग जो है ना, अब जो चर्चा करेंगे वो सब विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। तो मेरा मानना है कि इसको कल अगर पढ़ लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? आज मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है, ठीक है दोस्तों? पार्क बनने का आया था वो, हाँ वो तो मुझे पता है, ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ भाई ग्रुप में कर देना सौरभ सेंड, हमें भी पता चल जाएगा, देख लेंगे हम भी, ठीक है ना? रामसर स्थल क्या होते हैं? सुनिएगा भाई, सभी सुन लीजिएगा एक बार दोस्तों। ये सब चीजें जो पढ़ाऊंगा ना मैं, तो सबका पहले मतलब बताऊंगा क्या होता है, और फिर उसके बारे में एक एक के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है ना? निश्चिंत रहिएगा। और बोलो। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू, है ना? चले आज के लिए इतना, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।